Assalamu alaikum. Welcome to SDG Insights. Please do subscribe, like, share and comment. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम IPv6 एंड एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बेसिकली हमने फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है अपने लेक्चर्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पुराने सिस्टम्स में फ्रेगमेंटेशन की तमाम जो इंफॉर्मेशन थी वो मेन हेडर में होती थी। हमने ये डिस्कस किया कि मेन हेडर एक होता था जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन रखी होती थी और सेपरेटली रखी होती थी। अब लेकिन IPv6 में फ्रेगमेंटेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसे बिल्कुल सेपरेट हिस्से में रख दिया गया। अब वो जो सेपरेट हिस्सा हमने बनाया IPv6 के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन हेडर। जब भी किसी डेटाग्राम के पीसेस किए जाते हैं तो हर फ्रेगमेंट के साथ एक बेस हेडर लगा दिया जाता है। जो भी हम उसका फ्रेगमेंट करेंगे यानी कि पीस करेंगे तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हर टुकड़े के साथ हम बेस हेडर लगाते हैं और इसको इंसर्ट करवा देते हैं फ्रेगमेंटेशन हेडर के साथ। और इसके बाद हम क्या करते हैं, और हमारा जो इसके अंदर एक नया फ्रेगमेंट जब हम शामिल कर देते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि पूरे के पूरे डेटाग्राम्स को ही फ्रेगमेंट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको करके दिखाया भी गया है कि यहाँ पर देखें फ्रेगमेंटेबल पार्ट, और ये देखें ये फ्रेगमेंटेबल पार्ट है। तो यहाँ पर देखें जैसे P1, P2, P3 और अप टू सो ऑन, ये 6 तक चलता है। अब रियल लाइफ की अगर हम एग्जांपल देखें, जब आपने कोई बड़ा पार्सल करवाना हो यानी कि एक बल्क क्वांटिटी के अंदर आपने कुछ भेजना हो तो आप क्या करते हैं? अलग अलग डब्बों के अंदर उसको पैक करते हैं। हर डब्बे के ऊपर एक बेस हेडर लगाते हैं कि ये कहाँ पर जाना है, और उसके साथ साथ हम एक एक्सटेंशन हेडर भी लगा देते हैं जिस पे ये लिखा हुआ होता है कि ये मशीन का कौन सा नंबर है। क्योंकि जब वहाँ पर पहुँचेगा हमारा जो यही लगा लें आप कि हम फर्नीचर को ही कर रहे हैं, किसी बड़े सिटी से छोटी सिटी में डिलीवर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं फिर उसके ऊपर लगा देते हैं कि ये जो पार्ट है वो बेड का है या फिर हमारी किसी और आइटम का है। तो ये सिंपल सी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन एंड पाथ MTU। अब हमने ऊपर बात की कि IPv6, और इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो फ्रेगमेंटेशन होती है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। तो IPv एक बहुत क्रूशल रूल देता है हमें कि जिसमें हम ये देखते हैं कि डेटा के पीसेस को यानी कि फ्रेगमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सेंडर पर होती है, यानी कि सोर्स कंप्यूटर के ऊपर। तो आपने याद रखना है कि IPv के अंदर क्या होता था, हमारा जो फ्रेगमेंटेशन का जो रिस्पॉन्सिबल होता था वो कौन था? सिर्फ सेंडर यानी कि सोर्स कंप्यूटर। तो अगर रास्ते में कोई रोटर, ये देखिए कि आने वाले डेटाग्राम के जो नेटवर्क्स हैं उनके अंदर लिमिटेशन कितनी है, यानी अभी हमने डिस्कस किया था ना कि मैक्सिमम कितनी उसके पास ट्रांसमिशन के यूनिट है यानी कि MTU कितना है। तो उसी के मुताबिक अगर तो हमारा MTU से बड़ी हो जाए, जो हमारा डेटा है ना, ये हमारा पैकेट है, वो गुंजाइश से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? वो उसको गिरा देता है यानी कि उसे इस्तेमाल नहीं करता, ड्रॉप कर देता है। तो अगर छोटा हो तो उसे वो क्या कर देता है? उसे आगे भेज देता है। इसीलिए सोर्स के लिए लाजमी है कि खुद पहले से डेटा को फ्रेगमेंट करे ताकि आगे जो रास्ता होता है ना वहाँ पर कोई मुश्किलात पेश ना आए। ये बात तो हमने कर ली, लेकिन सोर्स बेचारे को क्या पता कि ये जो मैसेज है वो MTU से छोटा है या बड़ा है। इंटरेस्टिंग तो है ना कि सेंडर को क्या पता। तो ये जानने के लिए सोर्स मुख्तलिफ साइज के टेस्टिंग वो जो हमारे पास प्रोब मैसेजेस होते हैं वो भेजता है ताकि उसे अंदाज़ा हो जाए कि कितना बड़ा पैकेट आसानी से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। और क्योंकि हमारी जो डेस्टिनेशन है, ट्रांसमिशन के दरमियान जो पाथ होता है वो तब्दील भी हो सकता है, इसीलिए ये जो अमल होता है वो हमेशा क्या होता है? डायनेमिक होता है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हमारे सोर्स को मालूम होता है कि रास्ते का जो MTU है कितना है। वो सोर्स पूरे के पूरे रास्ते का MTU मालूम कर लेता है। किस तरह से मालूम करता है? कि वो एक मैसेजेस भेजता है जिससे उसे अंदाज़ा हो जाता है, एस्टिमेट कर लेता है कि साइज़ कितना है और कितने टुकड़ों के अंदर डिवाइड करना है। क्योंकि अब हमारा जो पैकेट्स हैं या ट्रांसमिशन है वो रास्ता चेंज भी तो कर सकती हैं। उसने जिस रास्ते का अंदाज़ा लगाया है या एस्टिमेट लगाया है, मे बी वो यूज़ ना करें, तो उसके लिए इट मस्ट बी डायनेमिक। आपने याद रखना है इसका डायनेमिक होना क्यों ज़रूरी है। यूज़ ऑफ मल्टीपल हेडर्स। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल हेडर्स के
यूज कौन से होते हैं। IPv6 में मेन हेडर के साथ मुख्तलिफ जो हमारी एक्सटेंशन हेडर्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमने ऊपर चीज़ को डिस्कस किया, लेकिन इनका मकसद क्या था, इनके क्या फ़वाइद थे, तो इसके कुछ एडवांटेजेस थे। सबसे पहला हमारे पास है एफिशिएंसी। देखिए, हेडर का साइज सिर्फ इतना ही बड़ा होता है जितनी ज़रूरत हो, यानी कि एक लिमिट से आगे नहीं जाता। इसीलिए इसकी जो गैर ज़रूरी मालूमात हैं वो इसके अंदर होती नहीं है। जब आपके पास स्पेस ही ज़रूरी चीज़ों की है आपके बैग के अंदर, तो फिर आप उसके अंदर गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं डालेंगे। तो सेम यही चीज़ होती है हमारे मल्टीपल हेडर्स का जो फ़ायदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि अगर कल को कोई नया फीचर आ जाए या कोई नया फीचर हमें मुतारिफ करवाना पड़ जाए, तो हम आसानी से एक नया हेडर और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हेडर को ऐड करना, रिमूव करना, एक्सटेंड करना हमारे लिए आसान है। दूसरा है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। तो अगर कोई नया फीचर टेस्ट करना चाहते हैं तो नया हेडर लगाकर भेज देते हैं ताकि हम उसकी टेस्टिंग कर सकें। जो रूटर इस नए फीचर को नहीं समझते वो उसे इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह नेटवर्क के अंदर कोई ख़राबी भी नहीं आती, हम चेंज कर करके उसको देखते रहते हैं और हमारा जो नेटवर्क है वो स्मूथली चलता रहता है। अगर वो ज़्यादा बेस्ट रहे तो हमारा नेटवर्क वो जो इंक्रीमेंट हमने किया होता है ना, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, उसको एक्सेप्ट करता है, वरना इग्नोर करता है। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IPv6 एड्रेसिंग। ऊपर हमने IPv4 एड्रेसिंग को भी डिस्कस किया था, तो इनका डिफरेंस बेसिकली आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि IPv6 में 128 बिट के बड़े बड़े एड्रेसेस इस्तेमाल होते थे। इस एड्रेस के दो हिस्से होते थे हमारे पास। सबसे पहला कि कितने आपके पास एड्रेसेस यूज होते थे, 128 बिट्स के, और इसके दो हिस्से होते थे। कौन से? एक होता था हमारा नेटवर्क प्रीफिक्स, थोड़ा समय ये देखें, एक होता था हमारा नेटवर्क प्रीफिक्स और दूसरा होता था हमारा होस्ट प्रीफिक्स। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या था? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें पुराने सिस्टम की कोई क्लास एड्रेसिंग नहीं होती। वो जो हमने पढ़ा था ना, क्लास A, क्लास B, ऐसा कोई झंझट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क और होस्ट के दरमियान की जो लिमिट है उसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर किसी को 500 होस्ट या फिर 500 जो नोड्स है वो ऐड करने हैं वो आराम से कर सकते हैं। अगर किसी ने 3 करने हैं 3 आराम से कर सकता है। अगर किसी ने थाउजेंड्स करने हैं वो भी इजीली उनको इंस्टॉल कर सकता है। तो ये वाला प्लस पॉइंट है। दैट्स वाई अब हमारा जो एड्रेसिंग यूज़ हो रही है दैट इज़ IPv6। ये जो एड्रेसिंग है आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी स्प्रिंग 2026 की असाइनमेंट बनाई है तो उसके अंदर आपको इतनी अच्छे तरीके से ये चीज़ समझा दी गई है कि अब IPv6 का क्या काम है और IPv4 का क्या काम है आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि IPv4 के अंदर आपने असाइनमेंट बनाई है। जैसे ही आपने बनाई, स्टूडेंट्स के जो लैपटॉप्स हैं उनका जो इंटरनेट है वही डिले हो गया था, चल नहीं रहा था। तो फिर जब उन्होंने अगेन उसको सेट किया तो तब इस चीज़ को आप लोगों ने मास्टर कर लिया कि किस तरह से हमारा IPv6 बेहतर है और आज के दौर में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है एन एडवांटेजेस ऑफ एड्रेसिंग इज दैट, ये भी हमारे पास एडवांटेजेस हैं। प्रीफिक्स बाउंड्री कैन फॉल एनीवेयर, कहीं पर भी जा सकती है। अब इसकी स्पेशल टाइप्स होती हैं, यूजेस होते हैं। सबसे पहले है यूनिकास्ट। तो यूनिकास्ट क्या करती है? ये किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को डेटा भेजने के लिए इस्तेमाल होती है। जब हमारी जो डेस्टिनेशन है वो एक सिंगल कंप्यूटर होता है ना, तो हम यूज करते हैं यूनिकास्ट को। देखिए, आपने अगर अपने दोस्त से ही कोई बात करनी है तो वो दोस्त उस दोस्त का कांटेक्ट भी आपके पास सेफ है और वो ग्रुप के अंदर भी ऐड है और ग्रुप के अंदर 100+ स्टूडेंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं। तो आप उस मैसेज को ग्रुप के अंदर करेंगे या फिर अपने दोस्त को टेक्स्ट करेंगे? तो एब्सोल्युटली आप यूनिकास्ट ही करेंगे ना। आपका जो मैसेज है वो दोस्त के लिए है तो आप एग्जैक्टली उसी को शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीकास्ट। ये एक ही वक्त में एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को डेटा भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, जो डिफरेंट प्लेसेस पर भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कि आप ग्रुप के अंदर डेटा भेज दें तो आपकी ये मल्टीकास्टिंग हो जाती है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। लेकिन क्लस्टर क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कंप्यूटर के ग्रुप्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बेसिकली ये उन कंप्यूटर्स के ग्रुप के लिए यूज़ होता है जिनका प्रीफिक्स एक जैसा हो। वेरी इंपॉर्टेंट,
जिनका प्रीफिक्स एक जैसा हो, उन कंप्यूटर्स के लिए ये यूज होता है। जब इस पर हम डेटा को भेज देते हैं तो पूरा का पूरा क्लस्टर इसको डिलीवर कर देता है। देखें, एक सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं। देखें, यूनिकास्ट आपकी वो फोन कॉल है जो आपने अपने दोस्त को कर ली या फिर आपने मैसेज कर दिया, और मल्टीकास्ट आपने ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया। क्लस्टर किसी हेल्पलाइन जैसे आपके पास 1122 होती है उस पर कॉल करने की तरह है, जहां नुमाइंदे बहुत सारे होते हैं लेकिन कॉल सिर्फ एक को की जाती है जो उस वक्त फारिग हो। आपने कोई स्पेसिफिक नहीं किया होता कि आपकी कॉल कौन उठाएगा। जब आप 112 को कॉल करते हैं या फिर किसी भी ऑपरेटर को कॉल करते हैं, बैंक की किसी हेल्पलाइन को करते हैं, तो आपको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता कि आपकी कॉल कौन उठा रहा है। आपने वो कॉल अपनी तरफ से कर दी है। अब पीछे क्या हो रहा है, वो कितनी कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर पर जा रही है, वो आपका कंसर्न नहीं होता। तो जब भी आप किसी हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं ना, तो वहां पर जितने लोग मौजूद होते हैं, जितने उनके ऑपरेटर्स होते हैं, उनके पास आपकी कॉल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई फ्री हो तो वो आपकी कॉल ले लेता है, अगर कोई बिजी हो तो आप फिर वेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है IPv6 नोटेशंस। अब हमारा जो IPv6 है उसके अंदर इतने ज़्यादा एड्रेसेस होते हैं कि उनको हमने वो जो डॉट मेथड पढ़ा था आई थिंक लेक्चर नंबर 26 के अंदर, उससे लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि इसके अंदर हमें 16 नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि 16 बिट ऑफ एड्रेसिंग को ये होल्ड करता है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए हमने एक नया तरीका मुतारिफ करवाया जिसे हम कहते हैं कोलन हेक्साडेसिमल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम इसे? कोलन हेक्साडेसिमल। और कोलन हेक्साडेसिमल के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसमें 16 बिट्स के ग्रुप्स को हेक्साडेसिमल के में लिखकर दरमियान में एक कॉलन लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपके जो 16 बिट के नंबर्स हैं उनको लिखकर दरमियान में ये देखिए यहाँ पर कॉलन यूज किया गया है। तो इससे क्या होता है, एक तो हमें जो मुश्किल पेश नहीं आती, हम 16 बिट के एड्रेस को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, और दूसरा ये एक्यूरेसी को लेकर आता है और प्रिसीजन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो कंप्रेशन। तो अगर एड्रेस में मुसलसल जीरो आ रहे हों, ठीक है, कोई ऐसा एड्रेस होता है ना कि 000 चलते ही रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें खत्म करके इनकी जगह 2 कॉलन लगा देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है। जीरो कंप्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम सीरीज ऑफ जीरो को खत्म करने के लिए वहां पर 2 कॉलम्स का यूज करते हैं। अब इसी तरह आपसे MCQ पूछा जाएगा, सेम ये ऊपर वाली स्टेटमेंट आ जाएगी और कहा जाएगा कि इसको आपने इसकी जीरो कंप्रेशन करिए। तो जीरो कंप्रेशन आपने किस तरह से करनी है, ये सारे जीरोस की जगह आपने 2 कॉलम्स को पुट कर देना है, और ये बहुत फेमस है आपका MCQ। नेक्स्ट हमारे पास है जो पार्ट बी था हमारे इस लेक्चर का, एन एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा को पहुंचाने के लिए सिर्फ अपनी बेस्ट एफर्ट करता है। अगर रास्ते के अंदर कोई मसला हो जाए तो वो पैकेट को वहीं पर गिराकर जाया कर देता है। हमारी इंटरनेट लेयर बहुत सारे जो एरर्स होते हैं उनका पता लगा सकती है। अब ये काम कैसे होता है, ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई थी ना कि एक चीज़ होती है कि हमें 100% श्योर नहीं करता इंटरनेट कि ये मैसेज आप तक आपका पहुंचेगा या नहीं, या इसकी जो भी सिक्योरिटी 100% है या नहीं। तो अगर उसे कहीं पर मसला पेश आता है तो वो आराम से उसको ज़ाया कर देता है बिना परवाह किए कि ये कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो अब हमारे पास कुछ तरीके थे, जैसे हमारे पास था चेक सम, यानी कि एड्रेस की खराबी को चेक करना। फिर TTL एक्सपायर था कि जब हमारा पैकेट का जो वक्त था वही ख़त्म हो जाए। इसके अलावा हमारे पास जो मेथड्स हैं उनके अंदर हमारा नो रूट टू डेस्टिनेशन नेटवर्क, यानी कि जब हमें मंजिल का ही ना पता हो, हमने उसको भेज दिया लेकिन उसे बताया नहीं कि आपने जाना कहाँ है, तो फिर वो घूम घूम के पागल हो जाएगा और डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैन नॉट डिलीवर, तो जब होस्ट तक पहुंचना ही नामुमकिन हो, यानी कि नो ARP रिप्लाई, कोई ARP रिप्लाई ना करे। तो ये आपने कंडीशन याद रखनी है कि कौन कौन से आपके तरीके होते हैं। इंटरनेट लेयर डिस्कार्ड विद प्रॉब्लम्स, तो ये भी हमने पढ़ लिया कि वो उनको डिस्कार्ड कर देगा। तो मसला ये है कि IP इन पैकेट्स को ज़ाया तो कर देता है लेकिन भेजने वाले को कोई इतला ही नहीं मिलती। वो तो जिस तरह आपने अपनी दोस्तों को वीडियो सेंड की तो, या फिर कोई मैसेज सेंड किया, तो आप तो बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि मैंने उसे बता दिया है या मैंने उसे टेक्स्ट कर दिया है, लेकिन वो तो वहां तक पहुंचा ही नहीं है। तो अब क्या होगा? अब इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास आता है ICMP। ICMP स्टैंड फॉर
इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल मैसेज। अब ये क्या करता है, ये नेटवर्क के अंदर पैदा होने वाले जो एरर्स होते हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए यूज होता है, यानी कि पीछे इतला देने के लिए। अगर आपने कुरियर से खत भेजा और वो जो पता था वो गलत था, तो आम हालात में तो डाकिया जो होता है वो खत फेंक के आ जाता है वो, और आपको कभी मालूम ही नहीं होता कि आपके असली जो बंदा है वहां तक चीज पहुंची है या नहीं। लेकिन ICMP एक ऐसी सर्विस है जो डाकिए की तरफ से आपको मैसेज भी भेजेगी कि आपका जो खत है वो गलत पते की वजह से डिलीवर नहीं हो सका, यानी कि आपको रिप्लाई भी करेंगे। अब हमारे पास है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स। तो ये हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स होते हैं बेसिकली क्यों यूज होते हैं, इनका मेन पर्पज ये होता है कि हमारे सेंडर को आगाह करना जो भी सूरत हाल पेश आ जाती है। तो दीज आर द फॉलोज। अब हमारे पास एरर मैसेजेस हमारे पास ये फॉलोइंग हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है सोर्स क्विंच, यानी कि रोटर सोर्स को कहता है कि डेटा भेजने की रफ्तार कम करें, यानी कि स्क्वीज करें ना आप अपनी सोर्स डेटा को स्क्वीज करें। दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो टाइम एक्सीड के, जब पैकेट का वक्त खत्म हो जाए तब भी हम एरर का मैसेज वापस भेज देते हैं कि आपका जो टाइम है वो आउट हो गया, या फिर डेस्टिनेशन अनरीचेबल। अगर जैसे आप किसी को टेक्स्ट करते हैं तो वो बंदा की व्हाट्सएप पर मौजूद ही नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि आपका मैसेज डिलीवर ही नहीं होता, वो एक ही टिक रहता, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो मैसेज है वो डिलीवर नहीं हुआ। यहाँ पर एक और बड़ी आसान सी मिसाल है कि अगर आप मैसेज सेंड करते हैं तो अगर वो सेंड उस तक ना पहुंचे तो वो एक टिक होता है व्हाट्सएप पर, ऐसा ही है। और वो क्या होता है, वो ग्रे होता है। फिर जब वो पहुंच जाता है तो डबल टिक हो जाते हैं लेकिन ग्रे होता है, आपको पता है कि उस तक पहुंच गया लेकिन उसने सीन नहीं किया। और फिर जब वो ब्लू टिक हो जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई उस तक पहुंच भी गया है, आपको पता चल जाता है और उसने सीन भी कर लिया है, और वो रिप्लाई भी करेगा या नहीं करेगा तो ये अलग बात है। इस चीज का जो पूरा कंसेप्ट है वो हमारा एरर मैसेजिंग के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट क्या है कि उसने वापस जवाब भी देना है, और इसके बाद है कि रूटर बताता है कि मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो ठीक था या गलत, या उसने दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड। तो जब पैकेट को हम टुकड़ों के अंदर बांटते हैं तो उनको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और ये एक बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी तार के ऊपर ही इतना जो बल्क हमारा, इसके लिए और मिसाल है, जैसे आपने कोई ऐसी वीडियो फाइल सेंड कर दी जो व्हाट्सएप उसको सपोर्ट ही नहीं करता, तो फिर वो कभी सेंड होती है नहीं होती। तो अगर आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू से इजीली शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मैसेजेस। तो इन्फॉर्मेशन मैसेजेस की हमारे पास कौन सी टाइप होती हैं, ये नेटवर्क की मालूमात के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इको रिक्वेस्ट रिप्लाई। तो ये कनेक्शन चेक करने के लिए होती है कि अगला कंप्यूटर ऑन भी है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमें पता चल जाता है कि हमारे जो सामने वाला है उस तक उसका जो नेट है वो ऑफ जा रहा है या ऑन जा रहा है। और इसके बाद एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट के नेटवर्क का सबसे जो नेटवर्क का सब मास्क मालूम करना कि हमारा जो नेटवर्क है उसका सब मास्क क्या है, यानी कि उसका सब पार्ट क्या है। और रोटर डिस्कवरी इसके अंदर नेटवर्क पर मौजूद रोटर, जितने भी रोटर्स होते हैं ना, हम उनको तलाश कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फी